आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। कल का लाइव क्लास बीच में ही रुक गई थी ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, बट कोई बात नहीं। आज फिर से हम लोग वहीं से सेशन को शुरुआत करेंगे। आई थिंक कल क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, और साथ ही साथ हम लोग बात किए थे कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है आरएनए का और राइबोसोम का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से आज हम लोग डील करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले हम लोग एक चीज़ और बात करेंगे कि आपका एग्जाम जो है हो सकता है क्या बहुत जल्द हो, क्योंकि 15 फरवरी को एक नोटिस आया था जिसमें बात किया गया था कि साक्षरता विभाग की ओर से फिर से जो है आपका एग्जाम लेने को लेकर के बात कही गई है। तो हो सकती है कि आपका एग्जाम जो है फिर से जो है उसका सुगबुगाहट चालू हो गई है, तो एग्जाम हो सकती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आप प्रिपरेशन को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे सो दैट आपका एग्जाम में जो एक सीट है वो कंफर्म हो पाए। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो हम लोग कौन सा चैप्टर को डील कर रहे हैं? बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो सेल थ्योरी है या कोशिका विज्ञान है उसको हम लोग डील कर रहे हैं। और एक क्लास के बाद आपका कंप्लीट सेल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे होंगे और सेल से संबंधित यानी कोशिका से संबंधित आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कौन सा कोशिकांग को? गोल्जी बॉडी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, या इनमें से कोई नहीं? तो लाइसोसोम को जो है क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को जो है सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो लाइसोसोम की जो खोज किया था किसने किया था? सी डी ड्यूवे के द्वारा लाइसोसोम की खोज किया गया था। सी डी ड्यूवे के द्वारा लाइसोसोम की खोज किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ दिया जा सकता है एग्जाम में कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो सी डी ड्यूब के द्वारा लाइसोसोम की खोज किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हम लोग सभी हरगोविंद खुराना नाम से परिचित है, और कौन सी ऐसी आविष्कार के लिए उनको सम्मानित किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में क्या क्या मिलेगा आपका? जीन संश्लेषण यानी कि जीन का सिंथेसिस करने के लिए, या प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, या नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण के लिए, या आरएनए संश्लेषण के लिए। किस काम के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था किसके लिए? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस में काम करने के कारण हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। और ये जो प्रोटीन संश्लेषण का काम किए थे हरगोविंद खुराना जी, ये जीन से ही संबंधित थे, यानी जीन के कार्यों में जो प्रोटीन का संश्लेषण होती है उसी से संबंधित एक खोज किया था, जीन के कार्य से संबंधित था। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ इनको क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग वही बात करेंगे कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, यानी कौन सा साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आप इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता होनी चाहिए कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है जेनेटिक कोड की खोज के लिए, किस चीज के खोज के लिए? जेनेटिक कोड के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर जीएस सेक्शन में आपसे पूछ दिया जाए कि इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था किस क्षेत्र में मिला था, तो आप याद रखिएगा कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था अगर पूछ दिया जाए तो 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस चीज के लिए? जेनेटिक कोड की खोज के लिए। और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो सिर्फ और सिर्फ इनको नहीं मिला था, इसके साथ और एक साइंटिस्ट था, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा। किसी को भी अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था उसके साथ में और कौन थे। तो दोनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1968 में प्रदान किया गया था, जेनेटिक कोड की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि डीएनए का मूल मात्रक क्या है, यानी डीएनए का मूल इकाई क्या है? तो डीएनए का मूल इकाई क्या है आपका? विटामिन तो होगा नहीं, वसा होगा नहीं। अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो भी आप एलिमिनेशन टेक्निक से आंसर निकाल सकते हैं। अब आपके पास ये दो बच गया।
अब इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से एग्जाम में भी आप ऐसा क्वेश्चनों से डील करेंगे जिसका आंसर आपको नहीं मालूम होगा। उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है एलिमिनेशन टेक्निक। तो दोनों में से कोई एक होगा, बी या सी। तो यहां पर आपका 50-50 चांस बन जाएगा आपका सही होने का। आप जब भी तुक्का लगाएंगे तो कंप्लीटली अंधा होकर तुक्का मत लगाएगा कि 1 2 3 4 में से चलो बी मार देते हैं, सी मार देते हैं, डी मार देते हैं। उस केस में आपका आंसर गलत होने के चांस 90% रहती है। बट अगर आप दो को एलिमिनेट कर सकते हैं तो वहां पर आपका चांसेस आंसर सही होने का बढ़ जाती है। तो डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का मूल मात्रक आपका है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये आपका डीएनए का मूल मात्रक है। और डीएनए का जो संरचना है वो हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। कौन सा स्ट्रक्चर? हेलिक्स स्ट्रक्चर। और ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है इसमें हर एक जो चक्करदार रचना होती है, चक्करदार स्ट्रक्चर होती है, उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है। कितना? 10। ये भी आप याद रखिएगा कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है हर एक चक्करदार संरचना में। तो डीएनए का मूल इकाई या मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। और डीएनए का जो हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है हर एक चक्करदार संरचना में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। अब यहां पर आप कैसे डील करेंगे? हो सकती है कि आपको इन चारों में से चारों का मालूम ना हो, बट ऐसा तो नहीं होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे ढंग से कि चारों में से किसी एक का भी मालूम ना हो। तो किसी एक का तो आपका मालूम होनी चाहिए। जैसे यहां पर सूची 1 में दिया गया है खोज के बारे में कि डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए की संरचना की खोज किसने किया। साथ ही साथ बी में क्या दिया हुआ है? ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया। सी में दिया हुआ जंपिंग जीन की खोज किसने किया। और डी में दिया है रेगुलेटरी जीन की खोज किसने किया। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर वाला खोज जो है ये मैक्सिमम लोगों को मालूम होगी कि डीएनए की स्ट्रक्चर की खोज किसके द्वारा किया गया था? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए का स्ट्रक्चर की खोज किया गया था। तो ए का 3 हो गया। तो आप यहां पर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में ए का 3 है। तो आपको दो ऑप्शन सामने निकल कर आ रही है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ए का 3 है। तो बाकी ये क्लियर हो गया कि ए और डी नहीं होगा। ये आप आराम से क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास अब आपका बी और सी हो गया, 50-50% चांस हो गया। अब आपको अगर बाकी नहीं भी पता है तो भी दोनों में से आप रिस्क ले सकते हैं। बट अगर आपको और एक पता चल जाएगा तो आप कंप्लीट आंसर को सही करने के चांसेस आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो और क्या हो जाएगा आपका? जैसे कि ए, बी और ओ, ये तीनों जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? तो इसकी जो खोज किया गया था आपका बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जस्ट ए मिनट। ए, बी और रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया था? सॉरी, ए, बी और रक्त समूह की खोज जो है आपका लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ब्लड ग्रुप की खोज आपका लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। कौन कौन सा ब्लड ग्रुप? ए, बी और ओ रक्त समूह। और साथ ही साथ जो जंपिंग जिन, तो दोनों में बी और सी दिया हुआ है, तो इस केस में दोनों में बी और सी हो गया। अब जंपिंग जिन और रेगुलेटरी जिन, ये दोनों थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया। जंपिंग जिन की खोज किसने किया था? तो जंपिंग जिन का जो खोज किया गया था बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा जंपिंग जिन की खोज किया गया था। और रेगुलेटरी जिन का खोज आपका जैकब और मोनड के द्वारा रेगुलेटरी जिन का खोज किया गया था। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो यहां पर आ गया आपका सी का 2। तो सी का 2 किस में है? सी में है। तो सी का 2, इस प्रकार से ये सी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपका कि डीएनए स्ट्रक्चर की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया है। ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज आपका लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया। जंपिंग जीन की खोज आपका बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा किया गया। और रेगुलेटरी जीन की खोज आपका जैकब और मोनोड के द्वारा किया गया। अगर हम लोग बात करें डीएनए स्ट्रक्चर किस प्रकार का है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है डीएनए का। कौन सा स्ट्रक्चर? यह भी आप याद रखिएगा कि डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसकी खोज कब किया गया? 1953 में खोज किया गया वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। ये आप याद रखिएगा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होती है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है और इसकी खोज 1953 में किया गया। और ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप की जो खोज किया गया लैंड स्टीनर के द्वारा कब किया गया? तो 1902 में किया गया। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ईयर आप याद रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता पूछ दिया जाए कि ब्लड ग्रुप की खोज कब हुआ था, डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर ये कब पता चली थी, ये सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 22, अब इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं कि डीएनए स्ट्रक्चर या डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि डीएनए संरचना के मॉडल किसने दिया। प्रिस्टल ने दिया, मॉर्गन के द्वारा दिया गया,
हरगोविंद खुराना के द्वारा दिया गया या वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं कि एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलती है। तो डीएनए का जो डिफरेंट टाइप होती है उनमें से एक होती है एकल स्टैंडर्ड। कौन सा टाइप डीएनए? एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए जो है आपका किस में मिलता है? बैक्टीरियोफेज में मिलती है। किसमें? बैक्टीरियोफेज। ये आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं भी याद होगा कोई दिक्कत नहीं, इतना हाई लेवल तक तो नहीं पूछे जाने वाला है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? यानी कि कोई बच्चा का पिता कौन है ये किस जांच से या किस टेस्ट से हम लोग पता लगाते हैं? ब्लड ग्रुप टेस्ट से पता लगाते हैं, टिश्यू कल्चर की टेस्ट से पता लगाते हैं, या डीएनए फिंगरप्रिंट के टेस्ट से पता लगाते हैं, या थ्रू जेनेटिक कोड से हम लोग पता लगाते हैं? तो बच्चे के पिता का निर्धारण ये हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? इसके लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट करते हैं, क्योंकि जो पिता का जो डीएनए होगा वही सेम डीएनए किस में पाया जाएगा? बच्चे में भी पाया जाएगा, जिससे ये पुष्टि हो जाएगा कि ये जो बालक है यानी ये जो बच्चे हैं इनका पीढ़ी, इनके जो पिताजी है ये सेम है, दोनों क्या है? सेम है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से हम लोग किसी बच्चे के पिता का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। साथ ही आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, आपको सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होती है? मोटिवेशन मिलती है, और डेली बेसिस पर जो वीडियो बनाने का एक जो जील चाहिए होता है, एक मोटिवेशन वाला, ये कहाँ से आएगा? ये आप ही लोग दे सकते हैं कि हाँ डेली बेसिस पर इतना हम वीडियो बना रहे हैं तो लोग इसको इतना प्यार दे रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो खराब लग रहा है तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो अगर आपको मजा नहीं आ रहा वीडियो में तो करने की जरूरत नहीं है, बट वीडियो से अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आपसे ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा? आपको डेली बेसिस पर वीडियो अपडेट भी मिल जाएगा, कोई वीडियो आपसे मिस भी नहीं होगा, और एक टाइप से हमको मोटिवेशन भी मिल जाएगा। हाँ, लोगों की सपोर्ट मिल रहा है, वीडियो बनाते रहेंगे हम डेली बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 25 यहां आपसे पूछा जा रहा है कि जीन का आकार किस प्रकार का होता है? नियमित आकार के होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं, त्रिशंकु आकार के होती है, या सर्पाकार होती है? तो जीन का जो आकार होती है, सबसे पहली बात कि जीन जो है कहां पर मौजूद होती है, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कोई भी सेल अगर हम लोग लेंगे तो हर सेल में हजारों जीन पाया जाता है। जीनों की जो नंबर्स होती है हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लगभग हर सेल में हजारों जीन होता है। और प्रत्येक कोशिका की जो गुणसूत्र होती है उसमें क्या होती है? जो जेनेटिक कोड डाला हुआ रहती है। तो जीन जो है आनुवंशिकता से संबंधित है, और जीन से आप याद रखिएगा क्रोमोजोम कितनी जोड़ी होती है, कल के क्लास में हम लोग बात किए थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में क्रोमोजोम की जो संख्या कितनी पाई जाती है, ह्यूमन में क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी पाई जाती है, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, कि कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो जीएनए का जो आकार होती है वो क्या होती है? सर्पाकार होती है। जीएनए का जो शेप होती है वो किस प्रकार की होती है? सर्पाकार होती है। और ये जो जीन शब्द है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉनसन के द्वारा जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो जीन शब्द का जो नामकरण है वो जॉनसन के द्वारा किया गया था, यह भी आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ जीन किस चीज का बना होता है? तो जीन आपका डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए का। यह भी आपको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इससे आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि किसी आबादी में जीनों की कुल योग को हम लोग क्या कहते हैं? कोई एक आबादी है, कोई भी आबादी हम लोग मान ले कि ह्यूमन का आबादी है, कुत्ता का आबादी है, कोई भी जानवरों की आबादी है, उसमें जो जीनों की कुल योग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं जीन पूल, या हिंदी में थोड़ा अलग टाइप से लिख दिया है कि जीन बस्ती। उसे क्या कहते हैं? हम लोग जीन पूल के नाम से जानते हैं। किसी भी आबादी में जीनों का जो कुल योग है उसे हम लोग जीन बस्ती के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया? यानी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम लोग पहली बार किस चीज का निर्माण किए? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का निर्माण किए, ट्रांसजेनिक चूहे का निर्माण किए, ट्रांसजेनिक गाय के निर्माण किए, या ट्रांसजेनिक बकरी का निर्माण किए? तो पहली बार हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके किसका निर्माण किए? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का निर्माण किए। तो किसका? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का सबसे पहली बार निर्माण किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और कब हुआ था ये इतना भयंकर एडवांस लेवल का काम? 1973
1973 में यह काम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक कोशिका जो है एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ा रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि ये हम लोगों का क्या हो गया, कोशिका हो गया। इसके बीच में हम लोगों का क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और जो पादप कोशिका होती है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। बट अगर हम लोग बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म कौन सा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साइटोप्लाज्म आपका प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ रहती है। किससे? प्लाज्मा झिल्ली से आपका घिरा हुआ रहती है साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कि जो साइटोप्लाज्म है ये आपका प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, यानी पूछा जा रहा है कि सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा या वायरस? तो कौन सा ऐसा कोशिका है जो सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, लिविंग सेल है जो कि सबसे सूक्ष्मतम है? तो सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या हो जाएगा आपका? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है आपका सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए, ठीक है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, इससे ज्यादा इसका। और सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे बड़ी कोशिका क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर करेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कि कोशिका के 4 अवयवों में, यहां पर कोशिका के 4 अवयव यानी 4 कोशिकांग की बात किया गया, 4 अवयव दिया गया कोशिका का। उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाई जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर 4 कोशिकांग दिया गया है, उनमें से आपको पता करना है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में तो पाया जाता है बट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो कोशिका द्रव्य जो है ये आपका जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, नाभिक ये भी दोनों में पाया जाता है। बट ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे जो लवक है, ये लवक आपका सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी लवक आपका जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें लवक के बारे में तो लवक जनरली इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। जो लवक है आपका, लवक को प्लास्टिड कहते हैं इंग्लिश में इसको क्या कहता है? प्लास्टिड कहा जाता है। तो ये जो लवक है आपका इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट जिसके कारण पत्ती का रंग क्या होती है? हरा होती है। तो एक हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका क्या हो गया? ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा आपका ल्यूकोप्लास्ट जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। और तीसरा आपका हो गया बर्नी लवक। क्या हो गया? बर्नी लवक। बर्नी लवक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ये हो गया क्लोरो, ये आपका क्रोमोप्लास्ट। तो लवक अगर आपसे पूछा जाए कि लवक का वर्गीकरण, लवक 3 प्रकार का होता है। एक हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट जिसके कारण पौधे की पत्तियों का रंग हरी होती है। और क्लोरोप्लास्ट किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा पत्तियों में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को ही हम लोग अवर्णी लवक के नाम से जानते हैं और क्रोमोप्लास्ट को हम लोग बर्नी लवक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और अभी तक आई थिंक क्वेश्चन 16 to 17 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होती है, यानी कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसका प्रेजेंस से हम लोग ये पता चल जाएगा कि ये वनस्पति कोशिका है कि ये प्राणी कोशिका है। प्राणी, हाँ, यानी कि ये पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है, किसकी उपस्थिति से ये हम लोगों को पता चल जाएगी। तो जो प्लाज्मा झिल्ली है ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। जो केंद्रिका है ये भी आपका दोनों में पाया जाता है। बट जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ और सिर्फ वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग डिस्कस करेंगे और 32 में क्या बात किया जा रहा है कि जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग जो पुष्प में या पौधे में जो जनन वाला चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे कि कोई पुष्प है और उसका पराग, पुष्प में क्या होती है? पराग होती है जो जनन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका पराग उसी सेम पौधे का ही परागन, सेम पौधे का ही वर्तिकाग्र में हम लोग, जिसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं इंग्लिश में, उसमें अगर हम लोग अंतरित कर देंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। यानी कि जब किसी पुष्प का पराग जो होती है सेम पौधा के
परागण प्रकार के वर्तिकाग्र में हम लोग डाल देंगे तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग स्वयुग्मन या ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं। तो 32 आपका क्लियर हो गया। 32, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? पौधों में जो गैसों का विनिमय होता है वो किसके द्वारा होती है? स्टोमेटा के द्वारा, क्यूटिकल के द्वारा, लेंटिकल्स के द्वारा, या ये सभी? तो पौधों में जो गैसों का विनिमय होती है ये तीनों के द्वारा होती है, स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटिकल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टोमेटा क्या होती है? पौधे के पत्तियों में पाया जाने वाला, यह पौधे का पत्ता हो गया, और पौधे जिसे हम लोग हिंदी में रंध्र कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? रंध्र। तो रंध्र पौधे की पत्ती में पाया जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाती है? गैसों का आदान प्रदान होती है, गैसों का विनिमय होती है। और पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला क्या है? बहुत ही माइक्रो छिद्र है, बहुत ही सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है इसमें। और जबकि हम लोग अगर बात करें लेंटिकल्स और क्यूटिकल का, किसका? लेंटिकल्स और क्यूटिकल का, तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? जो पेड़ का टहनी होती है, पेड़ का टहनी या शाखा, इसमें जो होती है ये छिद्र पाया जाता है। कौन सा? लेंटिकल्स और क्यूटिकल। ये आपका क्लियर हो गया। तो पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होती है? स्टोमेटा, लेंटिकल्स और क्यूटिकल। स्टोमेटा पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, लेंटिकल्स टहनी या शाखा में पाया जाता है, और ये जो आपका क्यूटिकल है ये पौधे का जो बाह्य त्वचा है, जो एपिडर्म्स है, वहां पर उपस्थित रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 34, 33 आपका कंप्लीटली क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित है। तो जो क्लोनिंग पद है ये जनन विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 कि बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? पिता पर, दादा पर, माता पर या नाना पर? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, और कल का सेशन हम लोग फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और लगभग 60 to 70 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम सेशन को और ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी जेपीएससी का भी क्लास है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जेपीएससी का क्लास लेंगे, वहाँ भी आप देख सकते हैं वीडियोज़ को, वहाँ से भी आपका पेपर 3 जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जेपीएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल के लिए। फिर आगे आने वाले टाइम में टॉपिक वाइज डिस्कशन भी किया जाएगा, और झारखंड टीचर वाला में भी टॉपिक वाइज डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे, बट उसके लिए आई नीड सम टाइम, कुछ समय चाहिए, सो दैट कंटेंट आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो टॉप क्लास कंटेंट अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि वीडियो बनाने के चक्कर में कंटेंट आपको खराब दे दे। टाइम खराब करने का पर्पज मेरा नहीं है, ना ही आपका, ना ही मेरा, सो दैट आपको बेटर कंटेंट के साथ आपको जो है चैप्टर वाइज, जो एक कॉन्सेप्ट वाइज जो वीडियोज होती है, जिसमें हम लोग जैसे बात करेंगे व्हाट इज प्रकाश संश्लेषण, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। बट इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और आप लोगों से इतना हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो भी चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर रनिंग द सेशन।